Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. अच्छा, सेकंड रिलेशन निकाला था आप लोगों ने? सेकंड रिलेशन निकाला था। फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने कर लिया था कि पी आर सरफेस पे क्या होना चाहिए, हमेशा टी आई आर होना चाहिए। तो टी आई आर होने के लिए हमारी पहली कंडीशन क्या आई थी? ए शुड बी ग्रेटर देन 2c। क्रिटिकल एंगल के ट्वाइस होना चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकंड कंडीशन आपसे बोली थी मैंने कि पी आर सरफेस पे रे हमेशा क्रॉस हो जानी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कभी भी क्या हो, टी आई आर ना हो। इसके लिए कंडीशन निकालनी है। फाइंड रिलेशन बिटवीन A and C. Find relation between A and C such that ray will always cross R. अपने माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी की डिस्टर्बेंस आ रहा है। पीआर सरफेस पे हमेशा क्रॉस होना चाहिए। तो अगर पीआर सरफेस पे क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या, R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलवेज लेस देन क्रिटिकल एंगल। Less than critical. तो R2 शुड बी ऑलवेज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो R2 तो वेरिएबल है, R2 की बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अगर R2 मैक्स लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो इसके अलावा जितने भी एंगल होंगे वो सब तो R2 मैक्स से छोटे ही होंगे ना। तो मैंने कहा कि R2 में जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो हर एक R2 की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल एंगल से छोटी होगी। ठीक, अगर R2 मैक्स है, R2 मैक्स
तो a माइनस R1 ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। अगर a माइनस R1 मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या a माइनस R1 क्या होना चाहिए? मिनिमम। R1 मिनिमम कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? मिनिमम। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो R1 मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो R1 मिनिमम की वैल्यू आपको मिल गई 0। अब ये कंडीशन यहाँ पे पुट कर दीजिए, R2 मैक्स शुड बी लेस देन C, दैट मींस A माइनस R1 मिनिमम शुड बी लेस देन C। R1 मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 0। दैट इंप्लाइज A शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो हमेशा इस वाले सरफेस पे क्या होगा? रे हमेशा क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है सभी को? नोट कर लिया? केस थर्ड, आपने दो चीजें पढ़ी अभी कि अगर, हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 2c होगा तो क्या होगा? TIR, हमेशा TIR की कंडीशन होगी PR सरफेस। अगर a की वैल्यू लेस देन c है तो हमेशा क्रॉस करेगा सरफेस को। ठीक, अब मैंने कहा कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2c और c के बीच में, मतलब कि जो हम लोग थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से छोटा है, अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो हमेशा क्रॉस करेगा, 2c से बड़ा होगा तो हमेशा TIR होगा। और मैंने कहा कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इन दोनों के बीच में है तब क्या क्या कंडीशन आपकी निकलेंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तब क्या होगा PR सरफेस पे? बताइए जल्दी। निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। अभी आपके पास रिलेशन है, R2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रहा है? फिर QR सरफेस से चली जाएगी। R2 की वैल्यू क्या आ रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसका मतलब जो आपकी इंसिडेंट रे है वो PQ सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, यही बोले इसका मतलब। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो ये स्ट्रेट चला जाएगा विदाउट डेविएशन। ठीक, ये R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 निकालिए। I 0 है तो R1 भी 0 होगा, R1 0 है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, दैट इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू A। R2 की वैल्यू A के इक्वल है और A क्या है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसका मतलब R2 की वैल्यू भी क्या है? क्रिटिकल एंगल से बड़ी है। अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो PR सरफेस पे क्या होगा? TIR।
क्लियर है? आप लोग रिप्लाई दीजिए, या तो मैं आप लोगों को रिमूव करके रिकॉर्डिंग ही भेज देता हूँ। मैं 1 घंटा रिकॉर्डिंग क्लास कर लूंगा, भेज दूंगा। कोई जवाब ही नहीं दे रहा, पता ही नहीं चल रहा कि बैठे हुए हैं आप लोग कि नहीं बैठे हुए। सर ये पूरा जो आपने करवाए हैं केसेस, इनके रिजल्ट्स याद रखें, वो काफी है, डेरिवेशन भी देखना पड़ेगा। इसमें डेरिवेशन तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आखिरी में तो आपको रिजल्ट ही याद रहेगा। मैं तो हमेशा कहते आ रहा हूँ कि रिजल्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। और ऐसा बहुत सा कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक एक स्टेप चलते जा रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन हो तो मैं खुद ही नहीं करवाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। इसी में सेकंड पार्ट कीजिए। अगर आई की वैल्यू 90 है तो अब क्या होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो केस थर्ड में अगर आई की वैल्यू 90 है, इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या होगी? क्रिटिकल एंगल के इक्वल। अगर R1 क्रिटिकल होगा तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस C। ये जो वैल्यू है ये आपकी क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी कि छोटी होगी? कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। A की वैल्यू मान लीजिए क्या थी? 2C से छोटी थी ना, तो 2C से छोटी कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। मैंने मान लिया 1.9C, तो कितना आ जाएगा? 1.9C इज इक्वल टू 0.9C। तो 0.9C क्रिटिकल एंगल से छोटा है कि बड़ा है? छोटा। छोटा है। दैट इम्प्लाइज इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो R2 की वैल्यू क्या है? लेस देन क्रिटिकल एंगल है। तो सरफेस पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन, मतलब कि क्रॉस कर जाएगी रे। रिफ्रैक्शन एट PR सरफेस। सर अगर आई 90 है तो वो अलोंग द सरफेस जाएगा, सरफेस पे तो फॉल ही नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? सब चीजें भूल गए। TIR जब बताया था तो बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो ग्रेजिंग एंगल होता है आपका रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। उसका जस्ट उल्टा सोचिए कि अगर वो 90 डिग्री पे आ रहा है तो कितने एंगल पे निकलेगा? क्रिटिकल एंगल। सरफेस हमें नजर आता है कि बिल्कुल स्मूथ है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता। अच्छा। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने दो केसेस देखे कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल और 2C के बीच में है, तो जब हमने I इज इक्वल टू 0 लिया था तो TIR हो रहा था हमेशा, और जब I इज इक्वल टू 90 लिया तो रिफ्रैक्शन होने लगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है, जो कंक्लूडिंग पार्ट है। इसका कंक्लूजन क्या निकला दोनों केस से? कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, 0 से 90 कर रहा हूं, ठीक, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो R1 की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर R1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो R2 की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे R2 इज इक्वल टू क्या होगा? A माइनस R1। अगर R1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है
तो a माइनस R1 की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, इसका मतलब R2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो R2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने से जो बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। इंक्रीज हो रही है। तो कैसे सोच रहे हैं? पीआर सरफेस को क्रॉस करना है देखो, मतलब कि पीआर सरफेस पे क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्शन। ठीक, R2 की वैल्यू छोटी होती जा रही है ना, R2 की वैल्यू छोटी होती जा रही है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से छोटा होता जाएगा। तो अगर R2 की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब बाहर जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब कि रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आया तो लिख लीजिए इसके नीचे एक लाइन जो मैंने समझाया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो R2 की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है पीआर सरफेस पे वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाहर निकलने की। हाँ अर्जुन, लिख लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग आई को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब आई की वैल्यू 0 डिग्री थी तो हमारा क्या था? टी आई आर। और जब आई की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरे को उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पता लगाना है जहां से रिफ्लेक्शन जस्ट होने वाला है। आ रहा है समझ में? क्योंकि अभी आपने देखा ना कि करंट आई की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो एक पर्टिकुलर आई होगा ना तो डिसाइडिंग होगा कि इससे ऊपर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, इससे कम होगा तो टीआईआर होगा, ठीक। तो वो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये एंगल ऑफ प्रिज्म, मैंने मान लिया ये आई क्या है? आई नॉट। वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहता हूं जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि टीआईआर होने वाला है कि रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट है, और मैंने कहा कि इस सरफेस पे जो इमर्जेंट रे है वो कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। यही तो होती है ना पॉसिबिलिटी, टीआईआर और रिफ्रैक्शन के बीच में यही पॉसिबिलिटी होती है 90 डिग्री वाली। इससे ज्यादा होगा तो टीआईआर हो जाएगा, इससे कम होगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बस यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए, ये R1 है, ये R2 है। पहले वाले पे इसमें थ्रो लगाएंगे तो 1 इंटू साइन आई नॉट इज इक्वल टू n इंटू साइन R1। सेकेंड वाले सरफेस पे लगाएंगे n इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। साइन E की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब साइन R2 यहां से आ जाएगा 1/n, यही हुआ। तो साइन R2 इज इक्वल टू 1/n, इसका मतलब R2 क्या होना चाहिए? फिगर को देखते हुए बताइए R2 क्या होना चाहिए? फिगर को देखे पता चल जाएगा R2 क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, तभी तो एंगल ऑफ इमर्जन 90 डिग्री होगा। जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है
तो एंगल और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा, C के इक्वल। ठीक, R2 की वैल्यू मिल गई तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। R1 plus R2 is equal to A, तो R1 is equal to A minus C। और अगर R1 की वैल्यू मिल गई तो क्या I0 की वैल्यू मिल जाएगी? क्लियर है? यस सर। तो हमने I0 की वैल्यू निकाली। अब अगर I की वैल्यू लेस देन I0 है और ग्रेटर देन 0 है तो TIR होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? TIR। TIR। अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन I0 है और लेस देन 90 डिग्री है या इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। तो ये Yes, तीनों sir. केसेस आपको याद होने चाहिए। और जो थर्ड केस है, इस कंडीशन पे क्वेश्चन आपका एम्स में आएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन तो उसमें I0 की वैल्यू पूछी थी। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इफ A is small, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपका स्मॉल है, इसका मतलब थिन प्रिज्म। ठीक है, अगर एंगल A स्मॉल है पहले वाले सरफेस के लिए अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 into sin I is equal to n into sin R1। सेकेंड वाले सरफेस के लिए n into sin R2 is equal to 1 into sin E। और A is equal to क्या होता है? R1 plus R2। अब कुछ लॉजिकली सोच के बताइए कि अगर A की वैल्यू स्मॉल है तो R1 R2 की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी ना। ठीक है, अगर R1 R2 स्मॉल है तो अगर R1 स्मॉल होगा तो I की क्या होगा? स्मॉल, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है sin I is equal to R1। और अगर R2 स्मॉल है तो E की वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल। ठीक, इसका मतलब क्या? अगर थिन प्रिज्म में ये क्या इंप्लाई कर रहा है? अगर A की वैल्यू स्मॉल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 R2 and E all will be स्मॉल। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है तो ये जितने भी एंगल हैं सभी स्मॉल होंगे। क्लियर है? तो अगर ये सभी एंगल स्मॉल हैं तो साइन आई किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल। साइन R1 किसके इक्वल होगा? R1 के इक्वल। उसी तरीके से ये R2 के इक्वल होगा और साइन ई किसके
इक्वल होगा ई के इक्वल। तो देखिए हमें क्या मिल गया, I इज इक्वल टू n इंटू R1 एंड n इंटू R2 इज इक्वल टू E। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला है, I प्लस E माइनस ए। माइनस। तो I की वैल्यू कितनी है, n इंटू R1, और E की वैल्यू कितनी है, n इंटू R2 माइनस ए। n कॉमन, R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। यहाँ पे क्या रिलेशन मिल जाएगा आपको, डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए, एंगल ऑफ डिवीजन फॉर थिन प्रिज्म। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से डिस्पर्जन। सर कल डाउट क्लास है वो यूनिट डायमेंशन वाली। अच्छा हाँ, कल है आपकी क्लास टाइमिंग 115 यूनिट एंड मेजरमेंट एंड स्टेट एंड मोशन। नोट कर लियो। Yes, sir. यस सर। देखिए डिस्पर्जन, अगर हम लोग व्हाइट लाइट के बारे में बात करें तो व्हाइट लाइट में आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। इसका वेवलेंथ 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेट, और रेड का वेवलेंथ कितना होता है, 7200 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम लोग विबग्योर के बारे में बात करें तो वॉलेट से रेड की तरफ आपका जो वेवलेंथ है ये क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे कॉची, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका वेवलेंथ है और जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट, ये कॉची ने बताया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक वेवलेंथ के लिए सेम नहीं रहता, जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि इनकमिंग लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो कॉची के हिसाब से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। मैं वो सीरीज नहीं लिखा कि वो सीरीज क्या थी, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यूब, एक ऐसी करके सीरीज उसने बताई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 7 कलर्स के बारे में बात करें विबग्योर, यहाँ पे आपने कहा कि वॉलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो इन सब के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो अलग अलग हो रहा है, क्योंकि हर एक का लैम्डा अलग अलग है, ठीक। तो आपने क्या कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वॉलेट से रेड की तरफ वो क्या होगा, डिक्रीज,
क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कहूं, ये क्या होगा, ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ठीक, हम लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर सेकंड स्लाइड पे चल रहा हूँ। लिखते जाइएगा जरूर, सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन मत लिखिए, एक एक लाइन जरूर लिखते जाइए। नोट कर लीजिए। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए, आपने कहा कि ये एयर है और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। यहाँ पे लाइट आपकी फॉल कर रही है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट एयर से फॉल कर रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, आपने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई। तो अगर मैं इस वाली सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन आर। तो यहां से देखिए साइन आर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आर। साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई n। मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात कर रहा हूं, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि साइन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर एंगल इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. क्योंकि थीटा और साइन फंक्शन दोनों एक ही तरीके से मूव करते हैं। थीटा इंक्रीज होता है तो साइन भी इंक्रीज होता है 0 से 90। यस सर। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 हो सकता है, 180 तो नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, वो क्या है, हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग है। अभी तो लिखा था अभी आपने। तो मैं कहूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट है इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या, जिसका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। आ रहा है समझ में? दैट इम्प्लाइज angle of refraction for violet color is less than angle of refraction of red color। ठीक, Sir, एक बार ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे आपने कहा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा होता है, रेड का कम होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनवर्स रिलेशन है, अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे म्यू ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट शुड बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड। इनवर्स रिलेशन, जस्ट उल्टा। ठीक, तो जो वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा
वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू रेड कलर के रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, व्हाइट लाइट, तो ये क्या होता है, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक कलर के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग है। यही तो प्रूव कर रहा है ये रिलेशन, ठीक है। नॉर्मल के सबसे पास कौन होगा, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा किसका है, वॉयलेट का, ठीक है। तो ये वॉयलेट इसके सबसे पास होगा और रेड सबसे दूर होगा, और ये 7 कलर्स में टूट जाएंगे। विब्ग्योर, और इसी फिनोमेनन को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। क्लियर है? जब व्हाइट लाइट आपकी 7 कलर में टूट जाती है, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो यहां पे देखिए, आपने कहा ये वॉयलेट के लिए है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेड के लिए है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, वॉयलेट और रेड के बीच में एक एंगल बनेगा ना, सिर्फ और सिर्फ वॉयलेट को देखो और रेड को देखो। वॉयलेट ये था और रेड ये था, ये है ना, मैं सिर्फ 2 कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक। तो वॉयलेट कलर और रेड कलर के बीच में एक एंगल सब्सटेंड हो रहा है, इसको मैं कहता हूँ थीटा, और इसको नाम देते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर है? यस। नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल चार्ट, यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डिस्पर्जन से रिलेटेड, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। नोट कर लिया? एक ग्लास स्लैब है, ये व्हाइट लाइट है, फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन, फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन। सर किसके टर्म्स में निकालना है? एंगल के टर्म में। तो वो ट्रायंगल के टर्म में आएगा, बट
ग्लास का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? याद रखिए 1.3/2। ऑप्शन भी दे दूं? चार ऑप्शन भी दीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सर 0 डिग्री। सही है। क्यों? क्योंकि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो जब वो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी तो सब वो सबसे ज़्यादा नॉर्मल से अवे जाएगी। इसी तरह रेड सबसे कम जाएगी, तो वो मर्ज हो जाएंगी, फिर से वाइट लाइट बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। आंसर तो सही था। ग्लास स्लैब को याद कीजिए, ग्लास स्लैब में अगर हम लोग कोई रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो जो इमर्जेंट रे होती है, जो इंसिडेंट रे होती है, दोनों पैरेलल होती है। इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था ना? तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो व्हाइट लाइट है 7 कलर्स में टूट गई, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपकी रे निकलेगी, ठीक है, 7 कलर्स में निकले, लेकिन सभी रेस क्या होंगी? क्या होंगी? सभी रेस पैरेलल होंगी। तो दो पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। आया समझ में? नोट कर लिया? यस सर, एक्सप्लेनेशन दोबारा बताओ एक बार। ग्लास स्लैब में तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, जो इमर्जेंट रे, दोनों पैरेलल होती है ना। और यहाँ पे भी आपने देखा कि व्हाइट लाइट अगर किसी मीडियम में जाएगी तो 7 कलर्स में टूट जाती है, 7 कलर्स में टूट जाएगी। लेकिन जो इमर्जेंट रे होगी तो सभी पैरेलल होंगे ना। तो वॉयलेट और रेड दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यस सर। एक लाइट फॉल कर रही है परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो विदाउट डेविएशन आगे चली जाएगी। प्रिज्म में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाहर एयर है। तो इस रे के पास 3 कलर, वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड।
यहाँ पे 3 रेज आपको दिखाई देंगे, एक ये और एक 1 2 3। तो आपको बताना 1 2 3 कौन कौन से हैं। तो सुनाइए, सोचिए, सिंपल से क्वेश्चन। So one is red और second is green और third is violet. और कोई, चलिए एक आंसर मिल गया, वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड। Sir, 1 is violet, 2 is green, and 3 is red. देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा TIR के बारे में सोचें, ठीक है। क्योंकि आप अगर थर्ड वाली रे को देखें तो उसी मीडियम में वापस चली गई, मतलब उसके साथ TIR हुआ। अगर TIR हुआ है इसका मतलब साइन थी, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा। बाहर तो एयर है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिटिकल एंगल से वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। यही तो कंक्लूजन है यहाँ पे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, भले कि वो TIR करने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? जिसका Violet का, है ना। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी TIR की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा। क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल कमेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट का। इसका वेवलेंथ कम होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट का क्या होगा, सबसे कम, ठीक है। तो वॉयलेट की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी TIR होने की। उसके बाद किसका होगा, ग्रीन का। उसके बाद किसका होगा, रेड का। तो मतलब कि ये क्या है, थर्ड आपका वॉयलेट है, सेकंड आपका ग्रीन है और फर्स्ट आपका क्या है, रेड। रेड की पॉसिबिलिटी सबसे कम है TIR होने की। क्लियर है? yes sir. नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्या है।
ये आपका वाइट लाइट है, ये दूसरे मीडियम में आया तो 7 प्लस में टूट गया। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात करूँ तो आपने कहा कि वाइट लाइट से स्ट्रेट करनी चाहिए, ठीक। तो ये किसके लिए डेविएशन होगा? रेड के लिए। रेड इतना डेविएट करके इनिशियल, और जो वॉयलेट है वो इतना डेविएट करके, और इन दोनों के बीच में, रेड और वॉयलेट के बीच में जो एंगल होता है हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्लियर है? Dispersive power. Dispersive power. इसका सिंबल है ओमेगा। फर्स्ट पॉइंट जो कि नीट में पूछा गया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर? बताइए। पावर of what is what is the energy per unit time, energy per unit time, the enthalpy, ये होगा। जैसे कुछ और होगा। it is dimensionless, it is dimensionless और unitless, इसका कोई यूनिट नहीं होता डिस्पर्सिव पावर का। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत कम आवाज है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लिखे डिस्पर्सिव पावर, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। सेकंड पॉइंट, it is the property of medium, it is the property of medium। जैसे कि मानिए आपके पास एक प्रिज्म है, इस पे व्हाइट लाइट फॉल कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो 7 कलर्स में ब्रेक होगा, तो आपने इसको 7 कलर्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये फिर से क्या हो रहा है? एयर में जा रहा है, एयर में जाएगा डेंसर मीडियम से एयर में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही होगा विब्ग्योर।
व्हाइट लाइट को स्ट्रेट जाना था, ये इतना डेविएट हो गया, प्रिज्म से निकला था। तो अगर मैं यहाँ पे डेविएशन के बारे में बात करूं तो वॉयलेट का डेविएशन यही होगा, वॉयलेट कलर का। रेड कलर का डेविएशन ये होगा, डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ वॉयलेट। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन किसका होगा? वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन। नहीं, ये नहीं करते। देखिए जैसे कि हम लोग मीन निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ जैसे 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने बोला कि मीन कितना होगा, तो हर एक का ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो बेसिक मैथ्स है, एवरेज का मतलब यही होता है। तो वहां पर अगर हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो बीच वाला होगा वही मीन होगा, वही आता भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका वॉयलेट से रेड की तरफ 7 कलर्स में है और ये वेवलेंथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हर एक के लिए वेवलेंथ सिस्टमैटिक वे से इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6 7, इस कंडीशन में मैं कह देता हूँ जो बीच वाला टर्म है वही मीन है, ठीक। यहाँ से हर एक का वेवलेंथ अलग अलग है और एक सिस्टमैटिक कोई प्रोग्रेशन नजर नहीं आता इसमें, ठीक है। जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे हर एक के लिए वेवलेंथ के लिए, तो जो मीन आएगा वो किसका आता है, येलो का, याद रखिएगा। मीन किसके लिए आता है, येलो के लिए आता है, और येलो बीच वाला नहीं है। अगर मैं बीच वाला कहूँ तो मैं कहूँगा ग्रीन है, ग्रीन बिल्कुल बीच में है ना। तो यहाँ पे मीन किसके लिए आता है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। मीन किसके लिए आता है, येलो के लिए, तो आपने ये येलो का ले लिया। ये प्रिज्म है जिसका मेरे को क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर। ये मेरे पास एक प्रिज्म है, मेरे से पूछा गया कि इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर निकालिए, इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा था कि डिस्पर्सिव पावर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, तो ये जो प्रिज्म जिस मीडियम से मिलकर बना है उसका डिस्पर्सिव पावर, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी निकालने की क्या आ रही है, इसकी डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू कितनी आ रही है इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, ठीक है। अब अभी आपने देखा था डेविएशन का फॉर्मूला n-1 इंटू ए निकाला था ना थिन प्रिज्म के लिए, ठीक। तो हम लोग जो यहाँ पे डिस्पर्जन देखते हैं वो थिन प्रिज्म के लिए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका इक्विलैटरल प्रिज्म है तो उसमें नहीं होगा, उसमें भी होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थिन प्रिज्म में थिन प्रिज्म में आप लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, I is very small, therefore sin I is approximately equal to I, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए ही वैलिड है, हम लोग जनरल प्रिज्म के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। इसलिए जो हम लोग निकालते हैं हमेशा देखिए फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन वगैरह किया जाता है वो इजी ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग जो मोशन इन ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया था, विदाउट एयर फ्रिक्शन सभी हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे, उसके बाद आखिरी में एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड करके कंक्लूजन लिख दिया। एक और एग्जांपल जो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग सभी मान के चलते हैं कि जितने भी बॉडीज है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन तो नहीं करते, एलिप्टिकल मोशन करते हैं, ठीक है। इसलिए फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो आइडियल कंडीशन को मानते हुए करते हैं, उसके बाद जो रियलिटी में हो रहा है उसको कंक्लूडिंग पार्ट में थ्योरी ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्पर्सिव पावर ये सब जो पढ़ने वाले वो थिन प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन से बचने के लिए जो चीज यहाँ पे करें वो नॉर्मल प्रिज्म भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने लिखा था कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू
होता है n-1 इंटू ए, यही होता है। और कॉची ने बताया था कि हर एक वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वॉयलेट के लिए लिखूं, वॉयलेट के लिए डेविएशन कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट -1 इंटू ए। येलो के लिए कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो -1 इंटू ए। और रेड के लिए कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1 इंटू ए। ये आपने डेविएशन लिखा। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन अभी लिखा था आपने, क्या होगा एंगुलर डिस्पर्जन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, डेल्टा वी माइनस डेल्टा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इनटू ए। और जो येलो है ये क्या है, मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सिव पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। dispersive power, angular dispersion divided by mean deviation। अब देखिए एंगुलर डिस्पर्जन मतलब कि एंगल ही तो है थीटा, और मीन डेविएशन ये भी तो एंगल है, तो एंगल डिवाइडेड बाय एंगल यूनिट लेस हो जाएगा, और एंगल की तो वैसे भी यूनिट नहीं होती। क्लियर है, इसे जो पहला पॉइंट लिखा था इट इज अ यूनिट लेस। एंगुलर डिस्पर्जन कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन एनबी माइनस एनआर इनटू ए divided by mean deviation ny minus 1 into a। a कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। फॉर्मूले को याद रखिएगा। सर यहाँ पे एन मीन्स मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फॉर वॉयलेट कलर सर नीचे वाला एन जो है ये येलो 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 एन वाई। ओके। देखिए डिस्पर्जन से रिलेटेड नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा उसको, लेकिन एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन इससे रिलेटेड उसने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं। लेकिन अगर बाई चांस आ जाए, फॉर्मूलों को याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करके आएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को क्वेश्चन में मीन डेविएशन मतलब कि मेरे को एन ऑफ वाई नहीं गिवन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो इज नॉट गिवन, मेरे को जब येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तभी तो मैं मीन डेविएशन निकाल पाऊंगा, डेल्टा येलो इज इक्वल टू एन वाई माइनस 1 इंटू ए। अगर मेरे को ये गिवन नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा, एन वाई इज इक्वल टू एन बी प्लस एन आर डिवाइडेड बाई 2। ये तभी यूज करेंगे जब एन वाई की वैल्यू नहीं गिवन हो क्वेश्चन में, या अप्रोक्सीमेट रिलेशन।
नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो दो केसेस हैं, मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, इसको कीजिएगा आज। सिंपल सा केस है। मैंने कहा कि एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। एक प्रिज्म इस तरीके से रखा हुआ है आपने, और दूसरे प्रिज्म को कैसे रखा है? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही ना, उल्टा कर दिया दूसरे वाले को। ठीक, तो अगर यहाँ से व्हाइट लाइट फॉल कर रही है, लॉजिकली सोचिए पहले, अगर व्हाइट लाइट यहाँ से फॉल कर रही है तो पहला वाला प्रिज्म क्या करेगा? रे को प्रॉपर डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा ना, और दूसरा वाला प्रिज्म क्या करेगा? रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो अगर मेरे से नेट एंगुलर डिस्पर्जन पूछा जाए, डेल्टा नेट, तो मैं क्या लिखूंगा? θ1 माइनस θ2, क्योंकि एक क्लॉकवाइज करवा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा है। अगर मेरे को डेल्टा नेट पूछा जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? n बाई माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि जो येलो है उसी को तो मीन माना गया। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, तो पहले वाले के लिए येलो और सेकंड वाले के लिए येलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा भी कि हम लोग यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। दो केसेस बनते हैं, और डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बुक में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक में आपको ये मिलेगा। ठीक है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन पहला केस, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन सेकंड केस। ये दोनों डेरिवेशन करने हैं मुझे। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए, यहीं से रिलेशन आएगा, सब फॉर्मूले आपके पास हैं। तो कल हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे, तो आपका डिस्पर्जन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आखिरी टॉपिक है प्रिज्म का। ठीक है, ओके, Yes, sir. थैंक यू सर।